जय हिंद। वेलकम टू MCQ सीरीज ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। मैं गणेश सिंघानिया, गेट क्वालिफाइड इन 2021। तो आइए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, विच प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन। तो कौन सा प्रोसेस है? तो सबसे पहले जानते हैं ब्रीफ में सन के बारे में। सन जिसके सरफेस का टेम्परेचर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सौर सिस्टम का सबसे बड़ा मेंबर, और यह लगभग पृथ्वी से 109 गुना बड़ा। इसका निर्माण हीलियम और हाइड्रोजन से हुआ। इसमें हीलियम 26.5% और हाइड्रोजन 71% है। तो इसमें पहला क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें 3 प्रोसेस का बात हुआ है। पहला न्यूक्लियर फिजन, दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, एक्सोथर्मल, और इस डी है ऑल ऑफ द अबव। तो आइए हम समझते हैं बारी बारी से न्यूक्लियर फिजन क्या है। न्यूक्लियर फिजन का मतलब विखंडन। तो जो एक आइटम बहुत सारे आइटम में विखंडित होते हैं और हम उससे क्या होता है, हीट रिलीज होता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिजन। जैसे यूरेनियम में होता है, तो यूरेनियम में क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। बी ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या है कि संलग्न करता है, कंबाइन करता है, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो उससे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन हमारे सन के अंदर होते हैं। फिर सी है एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन। तो ये होगा ही नहीं। एक्सोथर्मल केमिकल रिएक्शन वो होता है जो हीट्स को रिलीज करता है, जिससे जब केमिकल रिएक्शन होगा तो हीट प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सोथर्मल रिएक्शन कहलाता है। फिर ये ऑल ऑफ द अबव, तो नहीं, न्यूक्लियर फिजन तो होगा ही नहीं, एक्सोथर्मल होगा ही नहीं। तो कौन सा आंसर है इसका? ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी, सन के द्वारा प्राप्त एनर्जी को सोलर एनर्जी कहते हैं। पहला है, इट इज़ डाइल्यूट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डाइल्यूट का मतलब ये थीनर है, तो नहीं, थीनर थोड़े ना। फिर दूसरा है, इट्स अवेलेबिलिटी इज डायनल। डायनल का मतलब एक दिवसीय, एक दिनी, मतलब एक दिन के लिए है, नहीं, एक दिन के लिए थोड़े ना। सी है, अवेलेबिलिटी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज अनसर्टेन। अनिश्चित काल के लिए है, किसी एक क्षण पे, तो नहीं, ये भी नहीं। इट्स हार्नेसिंग एट लार्ज स्केल इज ईजी। तो हार्नेसिंग का मतलब है कि ऊर्जा हम कैसे सुचारू रूप से व्यवस्थित कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा का व्यवस्थित उपयोग जिस प्रोसेस के द्वारा होता है उसे हार्नेसिंग कहते हैं। तो हार्नेसिंग इसका बहुत अच्छे तरीक़ा से कर सकते हैं, ईजी स्केल पे कर सकते हैं। तो सोलर एनर्जी का राइट स्टेटमेंट ये हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट फॉर क्वेश्चन 2। अगला है द डिफ्यूज रेडिएशन। डिफ्यूज रेडिएशन क्या होता है? डिफ्यूज रेडिएशन वो रेडिएशन है कि जब सूर्य की किरण एटमॉस्फेयर में इंटर करते हैं तो क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल और पार्टिकल्स के द्वारा स्कैटर होते हैं। स्कैटर हो जाएंगे तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन जो हो चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन क्या होगा, चेंज होगा। तो ऐसे रेडिएशन को डिफ्यूज रेडिएशन बोलते हैं। तो डिफ्यूज रेडिएशन समझ में आ गया। आप खुद से ही इसका आंसर ढूंढ लीजिएगा। जैसे पहला है हैज़ नो यूनिक डायरेक्शन।
हैज़ यूनिक डायरेक्शन, हैज़ शॉर्ट वेवलेंथ एज कम्पेयर टू बीम रेडिएशन। बीम रेडिएशन वो रेडिएशन है जो डायरेक्ट होता है, मतलब बिना स्कैटर के, बिना किसी विचलन के। वैसे रेडिएशन को कौन सा रेडिएशन बोलते हैं? बीम रेडिएशन। हैज़ लार्ज मैग्नीट्यूड एज कम्पेयर टू बीम रेडिएशन। तो सही आंसर इसका क्या है? हैज़ नो यूनिक डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर अगला प्रश्न है, इन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कंटेंट ऑफ इंफ्रा कंपोनेंट। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और एक होता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वैसा रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर से बाहर होता है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वैसा रेडिएशन है जो एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। तो जो एटमॉस्फेयर से बाहर रेडिएशन होता है उसमें 25.5% यानी 45.5% इंफ्रा कंपोनेंट होते हैं। तो ये आपको याद रखना है, कितना? 45.5%। कौन से रेडिएशन में? एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या आउटर ऑफ द एटमॉस्फेयर रेडिएशन में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इसका सही आंसर होगा। फिर अब देखिए, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से चौथा नंबर क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल से पाँचवा नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें कह रहा है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हैज़ अ वेवलेंथ इन द रेंज ऑफ। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आपको समझा चुके हैं, वेवलेंथ का मतलब तरंग दैर्ध्य। तो इसका तरंग दैर्ध्य का लेंथ जो होता है, रेंज जो होता है वो 0.29 माइक्रोमीटर टू 2.3 माइक्रोमीटर होता है। तो ढूंढिए कौन सा है। तो शायद डी में मिल रहा है, तो डी करेक्ट है, डी सही है पाँचवा के लिए। फिर अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट। सोलर कांस्टेंट समझते हैं। सोलर कांस्टेंट वो है जिस रेट से एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है। कहाँ से? सन से। सन से जिस रेट से एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है उस रेट को हम कहते हैं सोलर कांस्टेंट। इसका वैल्यू होता है लगभग 1367 वाट मीटर स्क्वायर। तो 1367 यानी कि अगर किलो वाट में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 1.367 किलो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? बी। सोलर कांस्टेंट समझ में आ गया, तो सही आंसर कौन सा होगा? बी। अगला प्रश्न है, when incoming solar radiation passes through the atmosphere of the earth। तो क्या है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या कर रहा है इसमें? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की बात कर रहा है कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन जब हमारे एटमॉस्फेयर से पास करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा? रेडिएशन ऑफ ऑल, ये ऑप्शन है, रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब यूनिफॉर्मली बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है आगे तक। फिर सेकेंड है, डिफरेंट मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। देयर इज नो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर, देयर इज ए टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है कि रेडिएशन ऑफ ऑल वेवलेंथ इज ऑब्जर्व्ड यूनिफॉर्मली बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। नहीं, सारे वेवलेंथ ऑब्जर्व कर लिए जाते हैं तो नहीं, कुछ डायरेक्ट भी होते हैं, जैसा कि हम वो रेडिएशन है, कौन सा रेडिएशन? बीम रेडिएशन, जो डायरेक्ट होते हैं। तो सारे वेवलेंथ ऑब्जर्व नहीं किए जाते हैं। फिर दूसरा, डिफरेंट मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली ऑब्जर्व द
रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट मोलिक्यूल है, सेलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं, नहीं, ये भी सही नहीं है। फिर कह रहा है देयर इज नो ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर, और डी है देयर इज टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम देखा जाए तो 70% से 80% सी की ओर राइट आंसर जाता है। तो कौन सा होगा इसका? डी तो होगा ही नहीं, देयर इज ए टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन, टोटल तो ऑब्जर्व करता ही नहीं है, तो सी हमारा सही है। कौन सा आंसर होगा? सी, देयर इज नो ऑब्जर्वेशन ऑफ रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर सही है, एटमॉस्फेयर ऑब्जर्व भी नहीं करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं तो हीट को ऑब्जर्व करेंगे। अगला है द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ इज, मतलब इन जो रेडिएशन एटमॉस्फेयर से होकर हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं वो कितना वापस कर देता है अर्थ, वो हमें परसेंटेज बताना है। तो कुछ नहीं, 10%, 10% क्या करते हैं, बैक कर देते हैं। द परसेंटेज ऑफ इनकमिंग रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस बाय द अर्थ, बाकी हमारे एटमॉस्फेयर में ही रहते हैं, और 10% क्या करते हैं, स्पेस में भेज देते हैं। अगला प्रश्न, एयर मास रेशियो इज मिनिमम, तो एयर मास रेशियो मिनिमम कहाँ पे होगा? तो इसका सही आंसर है एट 0600 GMT। अगला क्वेश्चन है द इंक्लिनेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हाट विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ जेनिथ एंगल। तो आइए हम समझते हैं रेडिएशन ज्योमेट्री के बारे में। रेडिएशन ज्योमेट्री में हम आपको बताएंगे इंक्लाइन एंगल क्या होता है, जेनिथ एंगल क्या होता है, डिक्लेरेशन एंगल क्या होता है, सारा कुछ देखते हैं। लैटीट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, सारा कुछ देखते हैं। तो सोलर रेडिएशन ज्योमेट्री में सबसे पहले समझते हैं लैटीट्यूड के बारे में, जिसे एंगल ऑफ लैटीट्यूड कहते हैं, इसे फाई से डिनोटेड किया जाता है। तो लैटीट्यूड, जैसे कि फिगर में देख रहे हैं कि ये कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए यहाँ पे आप हैं पी बिंदु पे, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर, और ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल और ये हमारा वर्टिकल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हमारा जो ये हॉरिजॉन्टल जो रहता है उसको क्या कहते हैं, इक्वाटोरियल प्लेन। ये क्या है, इक्वाटोरियल प्लेन। तो इक्वाटोरियल प्लेन से जो हमारा पोजीशन बनता है, जो हमारा एंगल बनता है हमारे, जब जिस पोजीशन पे हम खड़े हैं वहाँ से रेडियल लाइन जाएगा एक सेंटर की तरफ, और सेंटर को मैच करेगा, पृथ्वी के सेंटर को मैच करेगा, और वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना है उसके बीच जो एंगल बना है उसे हम क्या कहते हैं, लैटीट्यूड एंगल या लैटीट्यूड। इसको फाई से क्या कहते हैं, डिनोटेड किया जाता है। लैटीट्यूड क्या होता है, लैटीट्यूड एंगल समझ में आ गया। फिर है डिक्लाइनेशन एंगल। तो डिक्लाइनेशन एंगल का आपको फाइंड करने का ये फार्मूला है, इसको याद कर लीजिएगा, डिक्लाइनेशन एंगल फाइंड करने का। और इसमें एन का जो वैल्यू है 1 जनवरी से काउंट होगा। तो एक सवाल इससे भी आया है और इससे भी आ सकता है कि आपको डायरेक्ट डिक्लाइनेशन एंगल फाइंड करने के लिए बोले। तो लैटीट्यूड आप समझ गए, डिक्लाइनेशन एंगल फाइंड करने के लिए समझ गए।
अगला है आर एंगल। तो हमारा आर एंगल है, मतलब 1 घंटे में कितना एंगल बनाता है। तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम मूव कर जाती है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 15 डिग्री, 15 डिग्री करेगा। और तो आप समझ सकते हैं इसका, ये अगर थ्योरी तो आएगा ही नहीं, जो भी रहेगा एमसीक्यू ही रहेगा, तो आपको लिखना है नहीं, समझना है सिर्फ। कह रहा है कि इसका जो डिफिनीशन है, द आर एंगल एट एनी मोमेंट इज द एंगल थ्रू विच द अर्थ मस्ट टर्न टू ब्रिंग द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो इससे कोई मतलब नहीं, ये लेखक क्या लिखता है इससे कोई परेशान होने की बात नहीं। आप सिर्फ ये समझिए कि जब पृथ्वी 1 घंटे में जितना एंगल बनाती है वो क्या कहलाते हैं, आर एंगल, आर एंगल या आवर एंगल। तो इसके लिए क्या होता है, एक सोलर नून होता है, आफ्टरनून होता है और फोरनून होता है। फोरनून मॉर्निंग का में होता है और आफ्टरनून आफ्टर 12 PM, तो उसको क्या कहते हैं, आफ्टरनून। सोलर नून 12 बजे, 12 बजे यानी 12 PM, तो क्या है, सोलर नून। तो सोलर नून में क्या होते हैं कि आर एंगल यानी कि ओमेगा, इससे ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ओमेगा 0 होता है सोलर एंगल पे। फिर जैसे जैसे वो आफ्टरनून की तरफ जाएगा वो निगेटिव होता जाएगा, जैसे जैसे वो फोरनून की तरफ जाएगा पॉजिटिव होता चला जाएगा। तो ये याद रखिएगा आर एंगल। आर एंगल आपसे ये डायरेक्ट पूछ सकता है कि सोलर नून पे कितना होता है आर एंगल का वैल्यू, तो 0, और आफ्टरनून पे निगेटिव और फोरनून पे पॉजिटिव। फिर आपका है जेनिथ एंगल और डिक्लाइनेशन एंगल। तो जैसे आप अर्थ सरफेस पे हैं तो उसका एक हॉरिजॉन्टल बनेगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन बनेगा, एक वर्टिकल प्लेन बनेगा। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन बना है ये हो गया उसका हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन ये मान लीजिए सन है, सन से यहाँ क्या रे पृथ्वी पे पहुँच रही है, पृथ्वी पे रे पहुँच रही है। तो इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा पी क्यू, ये हमारा पी क्यू बना है। तो जो प्रोजेक्शन बना है और उसका जो सन रे है उसके बीच जो एंगल बना है, उसको हम क्या कहते हैं, डिक्लाइनेशन एंगल। क्या, कौन सा एंगल, डिक्लाइनेशन एंगल। और दूसरा है हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर या नॉर्मल भी बोल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर और सन रे हमारे सरफेस पे पहुंच रही है, जो सन रे के बीच जो एंगल बना है वो क्या है, हमारा जेनिथ एंगल है। वहीं क्या होता है, जेनिथ एंगल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि डिक्लाइनेशन एंगल और जेनिथ एंगल दोनों मिलकर कितना डिग्री बनाते हैं, 90 डिग्री। जेनिथ एंगल प्लस डिक्लाइनेशन एंगल बराबर 90 डिग्री। तो हम रेडिएशन ज्योमेट्री को समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है एट द इंक्लाइनेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ जेनिथ एंगल। तो आप तो इजी से बता दीजिएगा, इजी से बता दो कि एंगल आपका इंक्लाइनेशन एंगल और प्लस जेनिथ एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो इंक्लाइनेशन एंगल क्या है, 30 डिग्री, तो जेनिथ एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, डी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर 1 डिग्री चेंज इन लॉन्गिट्यूड द चेंज इन सोलर टाइम इज। तो 1 डिग्री अगर चेंज करता है लॉन्गिट्यूड में तो चेंज कितना होगा सोलर टाइम में, तो सोलर टाइम में हो जाएगा 4 मिनट का चेंज, 4 मिनट का चेंज हो जाएगा।
अगला प्रश्न है ऑन September 21 द डिक्लाइनेशन एंगल विल बी। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए बताए थे आपको, डेल्टा बराबर, तो ये डेल्टा निकालिएगा। यहाँ पे 1 जनवरी से लेकर 21 दिसंबर तक जितना भी डे होता है उसको कैलकुलेट कीजिएगा, जो भी आए 260 270 जितना भी दिन आए उसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे वो डेल्टा का वैल्यू निकाल के इसका आंसर आएगा -23.45 के करीब करीब। तो ये हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट सोलर नून द आर एंगल इज। तो सोलर नून पे आपको बताया था आर एंगल कितना होगा, 0। सोलर एंगल पे आर एंगल कितना, सोलर एंगल पे आर एंगल का वैल्यू 0। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द रिप्रेजेंटेटिव डे ऑफ ईच मंथ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डेली रेडिएशन में टेकन एज इक्वल टू बीम रेडिएशन एट द लोकेशन। बीम रेडिएशन के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये गलत है। डिफ्यूज रेडिएशन के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। ग्लोबल रेडिएशन एट द लोकेशन, ये भी नहीं हो सकता है। तो मंथली एवरेज, हाँ ये हो सकता है, मंथली एवरेज डेली एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एट द लोकेशन। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, डी। इसमें कुछ भी आपको दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9870805299। कुछ भी प्रॉब्लम हो या कोई लग रहा है कि आपका ये आंसर दूसरा हो सकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।